हेलो। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। कैसे हो बच्चों? कैसे चल रही है पढ़ाई आप लोगों की? अच्छी चल रही होगी जी। पढ़ते रहिए अच्छे से, लगातार जुड़े रहिए, यूट्यूब पर वीडियो देखते रहिए, अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। जब तक कि स्कूल नहीं खुलता है कंटिन्यूटी बनाए रखिए, इससे आपको बहुत अच्छा फ़ायदा मिलेगा। स्कूलें जब भी खुलती हैं तो रिवीजन हो जाएगा दोबारा, लेकिन जहाँ तक संभव हो पढ़ते रहिए, नॉलेज को बढ़ाते रहिए और लगातार जुड़े रहिए अपने टीचरों से। तो आज हम चैप्टर नंबर जो 13 था, 13वां चैप्टर था, उसका 9वां पार्ट पढ़ेंगे, या वीडियो नंबर 9 कह सकते हो या 9वां भाग कह सकते हो, वो हम पढ़ने जा रहे हैं। तो 8 भाग हमने पढ़ लिए, आज पढ़ते हैं इसका अगला भाग यानी चैप्टर नंबर 13 का पार्ट नंबर 9। ठीक है, चलो देखते हैं और पढ़ते हैं कि इसमें क्या पढ़ना है हमें। इस भाग में हमें पढ़ना है उपचार के नियम, यानी हम कह सकते हैं कि रूल या लॉ ऑफ ट्रीटमेंट। उपचार जो करते हैं तो उसके क्या नियम है, किस प्रकार से उपचार करते हैं डॉक्टर या सब सामान्य लोग जो भी हैं। किसी भी प्रकार का जो रोग है उसका उपचार के नियम क्या होते हैं, कैसे कैसे ट्रीटमेंट करना चाहिए। देखो, ध्यान देते हैं, पढ़ते हैं। जब आप बीमार हो जाते हैं तो आपके कुटुंब के सदस्य क्या करते हैं। कितना अच्छा शब्द लिखा है ये, कुटुंब। संस्कृत में एक श्लोक आपने पढ़ा होगा, एक लोकोक्ति छोटी सी सूक्ति होती है, वसुदेव कुटुंबकम, यानी सारा जगत हमारा परिवार है। कुटुंब का मतलब घर होता है, कबीला होता है, आवास होता है, जहाँ पर बहुत सारे लोग इकट्ठा एक साथ रहते हैं, उसे कुटुंब कह सकते हैं। तो घर कह सकते हैं ना, आवास, घर। जब आप बीमार हो जाते हैं तो आपके कुटुंब के सदस्य क्या करते हैं, यानी आपके घर परिवार के सदस्य क्या करते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि आप कुछ समय सोने के बाद अच्छा क्यों अनुभव करते हैं? जब हम नींद लेते हैं तो हमें कितना अच्छा लगता है। उपचार में दवाई का उपयोग कब करते हैं? उपचार में दवाई का उपयोग कब करते हैं, यानी दवाई कब लेते हैं, कब आपको नींद आती है, कैसा महसूस करते हैं, हम इन्हीं चीज़ों के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। अब तक के ज्ञान के आधार पर ऐसा लगता है कि संक्रामक रोगों के उपचार के 2 उपाय हैं। अभी तक का जो नॉलेज है, एट प्रेजेंट के नॉलेज के हिसाब से बताया जा रहा है कि संक्रामक रोगों के उपचार के 2 उपाय हैं। संक्रामक रोग आप समझ ही रहे हैं, ऐसे रोग जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलते हैं उन्हें संक्रामक रोग कहते हैं। कि इनके जो उपचार हैं उसके 2 मेथड हैं या 2 उपाय हैं। कौन से? देखो, पहला, एक तो यह है कि रोग के प्रभाव को कम कर दें और दूसरे रोग के कारण को समाप्त कर दें। 2 चीज़ें हैं, आप इलाज 2 प्रकार से कर सकते हो। एक तो जिस रोग से आप ग्रसित हो, जो रोग आपके हो रखा है, उसके प्रभाव को कम कर दें, या दूसरा उस रोग को नष्ट ही कर दो, सारा जड़ से ही खत्म कर दो, है ना। जैसे कि यदि कहीं दर्द हो रहा है तो कुछ टेबलेट लेने से दर्द कम हो जाएगा, एक तो ये भी उपचार ही है। दूसरा कि कुछ ऐसी टेबलेट दो या कुछ ऐसा उपचार करो कि रोग सारा समूल जड़ से ही नष्ट हो जाए। तो संक्रामक रोगों के 2 उपाय हैं, एक तो उसके प्रभाव को कम कर देना और दूसरा उसके कारण को ही समाप्त कर देना, अब हो ही नहीं ऐसे कर देना। पहले उपाय के लिए हम ऐसा उपचार करते हैं जिससे लक्षण या सिम्टम कम हो जाते हैं। जब पहला उपचार करते हैं, पहला कौन सा उपाय था? जिसमें केवल उसके प्रभाव को कम करना है, दर्द को कम करना था, कहने का मतलब ऐसा उपचार करते हैं जिसमें लक्षण कम हो जाते हैं, सिम्टम्स नज़र कम आते हैं। लक्षण प्राय शोथ, इन्फ्लेमेशन के कारण होते हैं। लक्षण किसके कारण प्रकट होते हैं? शोथ। और शोथ आपको याद है तो शोथ शब्द की डेफिनेशंस पहले वाली वीडियो में आई थी, 8वां नंबर का जो वीडियो था उसको आप अच्छे से देखोगे तो शोथ जो शब्द है इसकी हमने एक अच्छी परिभाषा निकाली थी, अगर आप देखना। और फिर भी आपको दोबारा बता देता हूँ शोथ के बारे में, कि जब भी कोई अंग या ऊतक किसी रोग से ग्रसित होता है, बैक्टीरिया वायरस से ग्रसित होता है, तो उसके आसपास हमारे शरीर की जो प्रतिरक्षा तंत्र की कोशिकाएं हैं वो नई कोशिकाएं बनाती हैं, जिससे कि उस स्थान पर सूजन आता है, हल्का बुखार, ज्वर भी आ सकता है। उस प्रक्रिया को हम शोथ कहते हैं, के कारण होते हैं। उदाहरण के लिए हम बुखार, दर्द अथवा दस्त को कम करने के लिए ऐसी ही चीज़ें आगे पढ़ते हैं बेटा। तो उदाहरण के लिए हम बुखार, दर्द अथवा दस्त को कम करने के लिए दवाई का उपयोग करते हैं। हम आराम कर ऊर्जा का संरक्षण कर सकते हैं, जो हमारे स्वस्थ होने में सहायक है। बहुत बड़ी चीज़ बताई है, ऊर्जा का संरक्षण। एनर्जी को हमें कंजर्वेट करना है, उसे कंजर्वेशन करना उसका। तो एक चीज़ तो ये है कि जब हम बीमार पड़ जाते हैं, कोई बड़ी बात नहीं, बीमार हो ही जाते हैं, बहुत सारे सिम्टम्स हैं, बहुत सारे कोज हैं, कारण हैं जिससे हम बीमार हो जाते हैं। लेकिन बीमार होने पर हम दवाई का उपयोग करेंगे, और कोई भी दवाई तब काम करती है जब शरीर में ऊर्जा बनी रहती है।
और शरीर में ऊर्जा कब बनी रहती है? जब हम बीमार होने के पश्चात में रेस्ट करते हैं तो शरीर को काम नहीं करना पड़ता। जब काम नहीं करना पड़ता तो जितनी ऊर्जा शरीर के अंदर है वो बची रहती है। उसी ऊर्जा और दवाई की सहायता से हम बिल्कुल ठीक हो जाते हैं, स्वस्थ हो जाते हैं। जो हमारे स्वस्थ होने में सहायक है। इसलिए हमें ऊर्जा का कंजर्वेशन करना है, ऊर्जा को हमें बचाए रखना है। लेकिन इस प्रकार के लक्षण आधारित उपचार स्वयं में संक्रामक सूक्ष्म जीवों को समाप्त नहीं करेंगे। इस प्रकार के जो लक्षण आधारित उपचार हैं वो संक्रामक सूक्ष्म जीवों को समाप्त नहीं करेंगे और रोग ठीक नहीं होगा। इसलिए हमें एनर्जी को तो बचा के रखना ही है, एनर्जी कंज्यूम करनी है। इसीलिए जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर हमें सबसे पहले एनर्जेटिक चीज़ें देता है, जैसे कि ग्लूकोज बॉडी में डालता है, उससे हमारे शरीर को ऊर्जा मिलती है, जिसके लिए ग्लूकोज की बोतल चढ़ाई जाती है कैनुला लगाकर। इसके लिए हम सूक्ष्म जीवों को मारना ही पड़ेगा। तो ऐसा नहीं होगा कि रोग को हम आसानी से ठीक कर सकते हैं। ऊर्जा बचाने के साथ साथ हमें ऐसा करना पड़ेगा कि जो सूक्ष्म जीव, जो माइक्रोबेज, जो वायरस, जो बैक्टीरिया हमारी बॉडी में हैं और हमारी बॉडी को नुकसान पहुंचा रहे हैं, हमें उनको टोटली पूर्ण तरीके से कंप्लीटली उन्हें डेड करना होगा, उन्हें नष्ट करना होगा। तब जाकर रोग पूरी तरीके से हमारे शरीर से बाहर निकलेगा या नष्ट हो जाएगा और व्यक्ति स्वस्थ हो जाएगा। तो ऐसा नहीं है कि हम सूक्ष्म जीवों की जो दर है उसको कम कर देंगे तो ठीक रहेगा, नहीं, ऐसा करने से कुछ नहीं होगा। हमें सूक्ष्म जीवों को पूरी तरीके से बॉडी से बाहर निकालना है, जिससे कि हम अच्छे तरीके से स्वस्थ हो जाएं। इसलिए ये हमेशा आपको याद रखना है और इस बात को समझने का अच्छे से प्रयास करना कि किसी भी रोग की ट्रीटमेंट, जो मेडिसिन, जो दवाइयाँ, जो टेबलेट डॉक्टर हमें देता है, उनको तब तक लेना चाहिए जब तक डॉक्टर हमें सलाह देता है कि इतने दिन तक। जनरली होता क्या है, यदि कोई डॉक्टर किसी भी बीमारी के लिए आपको 10 दिन की दवा देता है और 3 दिन दवा लेने से आपका वो रोग ठीक हो जाता है, तो आप जनरली बच्चे क्या करते हैं या लोग क्या करते हैं, 3 दिन के बाद में फिर दवाई को नहीं लेते कि मैं तो ठीक हो गया, आगे 7 दिन दवाई क्यों लूँ। लेकिन आपको लेनी चाहिए 10 दिन, इससे कि उस रोग के प्रति बॉडी में एंटीबॉडी बन जाती है, वो रोग दोबारा भी नहीं होगा आपके, और जड़ से भी खत्म हो जाए, खत्म हो करना है आपको, उस रोग को पूरी तरीके से नष्ट करना है। इसलिए ट्रीटमेंट और मेडिसिन तब तक लेनी है जब तक डॉक्टर ने आपको दी है। तो कुछ 2 दिन दवाई लेने से, 3 दिन दवाई लेने से क्या होगा, रोग कम हो जाएगा, बैक्टीरिया की संख्या कम हो जाएगी, लेकिन पूरी तरीके से तो नष्ट नहीं हुआ ना। इसलिए हमें क्या करना चाहिए, उस रोग को जड़ से ख़त्म करना है। इसलिए हमें पूरा ट्रीटमेंट लेना है जितना दिन तक का डॉक्टर हमें देता है, ताकि एक भी बैक्टीरिया हमारी बॉडी में नहीं रहना चाहिए। यदि एक भी बैक्टीरिया रह गया तो वो वापस गुणन कर लेगा, उस रोग को वापस बढ़ा देगा। ऐसा कई बार होता भी है कि लोग थोड़ा सा ठीक हो जाते हैं, फिर वो ट्रीटमेंट नहीं लेते और कुछ दिन बाद में वापस दुगनी गति से बीमार हो जाते हैं, क्योंकि उस कंडीशन में सारे बैक्टीरिया और वायरस नहीं मरते हैं। आधे मर गए, कुछ बच गए तो वापस अपना काम शुरू कर देंगे। इसलिए आपको ध्यान रखना है, ये हमेशा से ध्यान रखना है और सबको बताना है इन चीज़ों को कि ट्रीटमेंट या मेडिसिन, टेबलेट्स जो डॉक्टर देता है वो पूरी तरीके से आपको लेनी है या लेनी चाहिए। कब तक, जब तक कि कंप्लीटली हम ठीक नहीं हो जाए। हम सूक्ष्म जीवों को कैसे मारते हैं, सूक्ष्म जीवों को मारने की एक विधि है औषधियों का उपयोग करना। बहुत अच्छी बात है। यदि आप माइक्रोवेज को मारना चाहते हैं तो औषधि मेडिसिन लीजिए। मेडिसिन ही वो चीज़ हैं जो हमारे शरीर में पल रहे सूक्ष्म जीवों को नष्ट कर सकते हैं। हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि सूक्ष्म जीव विभिन्न वर्गों में आते हैं। सूक्ष्म जीव विभिन्न वर्गों में आते हैं। ये हैं वायरस यानी विषाणु, बैक्टीरिया यानी जीवाणु, फंजाई यानी कवक अथवा प्रोटोजोआ, ये सब तो सूक्ष्म जीव हैं। जीवों की प्रत्येक वर्ग में कुछ आवश्यक जीव रासायनिक जीव प्रक्रियाएं होंगी जो इस वर्ग के लिए विशिष्ट होंगी और अन्य वर्गों में नहीं होंगी। वायरस के अंदर बीमारी फैलाने की जो क्षमता है वो जीवाणु में ऐसी नहीं होती, जीवाणु की जैसी वायरस में नहीं होती। फंजाई में जो होती है वो वायरस और बैक्टीरिया जैसी नहीं होती। प्रोटोजोआ की अपनी अलग एक वैरायटी होती है। तो सभी प्रकार के जो जीव हैं उसमें रोग फैलाने की जो कंडीशन है वो अलग अलग हो सकती है। इसलिए विभिन्न प्रकार के वर्गों के जीव माने जाते हैं, क्योंकि रोग भी अलग अलग प्रकार से फैलाते हैं। तो कौन कौन से मुख्य चीज़ें पढ़ी बेटा, एक तो वायरस, विषाणु, बैक्टीरिया, जीवाणु, फंजाई, कवक और प्रोटोजोआ, ये रोग फैलाते हैं। और इनकी सब की कैटेगरीज और इनकी सब की जो बायोकेमिकल रिएक्शंस हैं वो सब की क्या होती हैं, अलग अलग होती हैं। ये बात याद रखना। यानी सारे जो सूक्ष्म जीव हैं वो एक जैसे नहीं होते और सारे सूक्ष्म जीवों की जैव रासायनिक क्रियाएं एक जैसी नहीं होती।
और सभी सूक्ष्म जीव बॉडी में एक जैसा रोग नहीं फैलाते, अलग अलग प्रकार के रोग फैलाते हैं, क्योंकि इनकी खुद की प्रॉपर्टी क्या होती है, अलग अलग, इनके खुद के गुण अलग अलग होते हैं। ये प्रक्रिया नए पदार्थ बनाने की विभिन्न चरण अथवा श्वसन हो सकती है। अलग अलग प्रक्रिया, वो नए पदार्थ बनाने की कैपेसिटी, जैसे वायरस मल्टीप्लाई करता है, बैक्टीरिया भी मल्टीप्लाई करता है, फंगाई हैं वो भी मल्टीप्लाई करते हैं, प्रोटोजोआ हैं ये भी मल्टीप्लाई हैं, कुछ बडिंग करते हैं, मुकुलन करते हैं, कुछ विखंडन फ्यूजन करते हैं। तो बहुत सारे अलग अलग प्रकार की प्रॉपर्टीज़ होती हैं इनकी, जो एक वर्ग में होती है वो दूसरे में नहीं होती। कुछ सिमिलरिटी ज़रूर होती हैं लेकिन डिफरेंस भी बहुत होता है दोनों में। समानताएं होती हैं तो विभिन्नताएं भी होती हैं। ये प्रक्रिया नए पदार्थ बनाने की विभिन्न चरण अथवा श्वसन हो सकती हैं। इन मार्गों का उपयोग हम नहीं करते। उदाहरण के लिए हमारी कोशिकाएं ऐसे प्रक्रम से नए पदार्थ बना सकती हैं जो बैक्टीरिया के प्रक्रम से भिन्न हो। हमारा बॉडी है वो कुछ भी कर सकता है, किसी प्रकार की वो सेल्स हैं उसको जनरेट कर सकता है, उसे मैन्युफैक्चर कर सकता है, जो बैक्टीरिया के प्रक्रम से बिल्कुल अलग हो सकती हैं या होती भी हैं। हमें ऐसी औषधि का उपयोग करना है जो हमारे शरीर को प्रभावित किए बिना ही बैक्टीरिया के संश्लेषी मार्ग को रोक सके। बैक्टीरिया के संश्लेषी मार्ग का मतलब बैक्टीरिया की संख्या के बढ़ने से है, उसके सिंथेटिक वे से है। हम ऐसी औषधि का उपयोग करेंगे, एक ऐसा ट्रीटमेंट लेंगे जो हमारे शरीर को प्रभावित नहीं करेगी और बैक्टीरिया के मार्ग को रोक देगी। तो कितना इम्पोर्टेंट है कि जब हम मेडिसिन लें, हम टेबलेट लें, हम दवाइयाँ लें, तो वो दवाइयाँ हमारे शरीर को बिल्कुल नुकसान नहीं पहुँचाएं। नुकसान केवल सूक्ष्म जीव, बैक्टीरिया और वायरस को ही फैलाएं, उनको ही पहुँचाएं, हमें नहीं पहुँचाएं। तो कितना अच्छा बात है कि यदि हम कोई टेबलेट लेते हैं, सूक्ष्म जीव मर जाएंगे, लेकिन कोई दूसरा रोग हो गया, हमारे शरीर को नुकसान हो गया, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो बैक्टीरिया को ही नष्ट करें, ऐसी ही मेडिसिन होनी चाहिए। ऐसा एंटीबायोटिक से संभव है। और एंटीबायोटिक जो शब्द है उसको हिंदी में प्रतिजैविक कहते हैं, ये बात आपको याद रखनी है। एंटीबायोटिक को क्या कहते हैं मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, प्रतिजैविक। प्रतिजैविक यानी एंटीबायोटिक। तो एंटीबायोटिक जब हम लेते हैं, प्रतिजैविक लेते हैं, वो सूक्ष्म जीवों को ही नष्ट करती हैं, शरीर को किसी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। कौन? एंटीबायोटिक, प्रतिजैविक। इसी प्रकार कुछ ऐसी औषधियां हैं जो मलेरिया के परजीवी प्रोटोजोआ को मारती हैं। इसी प्रकार कुछ ऐसी औषधियां भी हैं जो मलेरिया के परजीवी प्रोटोजोआ को मारती हैं। तो हम इस प्रकार कुछ ऐसी औषधियां होती हैं जो मलेरिया के परजीवी या प्रोटोजोआ को मारती हैं। आगे देखो, एंटीवायरल औषधि का बनाना एंटीबैक्टीरियल औषधि की बनाने की अपेक्षा कठिन है। एंटीवायरल, वायरल वे चीज़ें जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर हवा के द्वारा फैल जाती हैं उसे वायरल कहते हैं। एंटीवायरल औषधि क्या होती है कि वायरल जो डिजीज है ना, सर्दी जुकाम बुखार खांसी, ये वायरल डिजीज हैं, इनके प्रति यदि कोई औषधि बनाते हैं तो उसे एंटीवायरल औषधि कहते हैं। का बनाना एंटीबैक्टीरियल औषधि के बनाने की अपेक्षा कठिन है। एंटीबैक्टीरियल का मतलब बैक्टीरिया के खिलाफ बनने वाली औषधि, सूक्ष्म जीवों को मारने के लिए जो औषधि बनती है उसे बोलते हैं एंटी बैक्टीरियल औषधि। एंटी यानी होता है प्रति, बैक्टीरियल यानी जीवाणुओं की, और औषधि यानी दवाई। ऐसी दवाई जो जीवाणुओं को मारने के लिए बनाई जाती है उसे एंटी बैक्टीरियल औषधि कहते हैं। इसके बजाय एंटीवायरल औषधि है उसको ज़्यादा कठिन है बनाना। एंटीबैक्टीरियल तो बना लोगे आसानी से, लेकिन एंटीवायरल औषधि नहीं बनती है। क्यों? क्योंकि हवा के द्वारा सिम्टम्स नज़र नहीं आते और रोग बहुत जल्दी से फैल जाते हैं। आगे इसका कारण है कि बैक्टीरिया में अपनी जैव रासायनिक प्रणाली होती है। तो बैक्टीरिया की तो अपनी एक खुद की मैकेनिज्म होती है कि बैक्टीरिया क्या करता है, किस प्रकार से वो जीवन यापन रहता है उसका। लेकिन वायरल डिजीज जो वायरस है उसकी कोई प्रॉपर्टी नहीं होती। आपको पता होना चाहिए बच्चों कि वायरस एक ऐसी चीज़ है जो ना तो सजीव है ना निर्जीव है। ये कोई सजीव कोशिका या सजीव शरीर के अंदर जब चला जाएगा वायरस, तो वैसे काम करता है जैसे कोई सजीव करता है। यदि वायरस को सजीव कोशिका से निकाल कर बाहर किसी निर्जीव पदार्थ के ऊपर रख दिया जाए तो ये कोई काम नहीं करता, यानी निर्जीव की तरह काम करेगा। इसलिए वायरस को ना तो सजीव मानते हैं और ना वायरस को निर्जीव मानते हैं। इसे सजीव और निर्जीव के बीच की योजक कड़ी माना जाता है।
इसका कारण है कि बैक्टीरिया में अपनी जैव रासायनिक प्रणाली होती है, जबकि वायरस में अपनी जैव रासायनिक प्रणाली बहुत कम होती है। तो वायरस की हमें प्रॉपर्टी का पता नहीं चलता कि वायरस है वो क्या है, कैसे काम करेगा, इसलिए ऐसी बीमारियों का इलाज थोड़ा सा दुर्लभ होता है, थोड़ा कठिन बन जाता है। और बैक्टीरिया से संबंधित जो बीमारियां होती हैं उसका इलाज हम जल्दी कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि बैक्टीरिया शरीर में जाकर क्या करता है, कैसे गुणन करता है, कैसे अपनी संख्या को बढ़ाता है, क्या उसकी मैकेनिज्म रहती है, क्या उसकी कार्य प्रणाली रहती है, ये चीज़ें हम अच्छे से जानते हैं, डॉक्टर इनको अच्छे से जानते हैं। तो फिर ऐसे एंटीबैक्टीरियल औषधि बनाने में कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन एंटीवायरल बनाने में दिक्कत होती है, क्योंकि एंटीवायरल जटिल प्रक्रिया है। क्योंकि वायरस की जानकारी, वायरस की एक तो प्रॉपर्टी चेंज होती रहती है, जैसे कि कोरोना वायरस है, उसका ट्रीटमेंट आसानी से क्यों नहीं मिल रहा? क्योंकि ये अपने सिम्टम्स हैं वो चेंज करता रहता है, ये अपने जो कैरेक्टर, अपनी जो प्रॉपर्टी है उसको चेंज करता रहता है, उसमें जो गुणन की प्रक्रिया है वो हर बार चेंज होती रहती है, इसलिए वैज्ञानिक इसको आसानी से नहीं ट्रीटमेंट इसका ढूंढ पा रहे हैं। ये भी एक प्रकार की एंटीवायरल औषधि भी है जो हवा से फैलती है। वायरल औषधि भी तो है ना, तो इसके लिए जो औषधियाँ बनती हैं उसे एंटीवायरल औषधि कहते हैं, और वो बनाना ज़्यादा कठिन होता है। इसीलिए वायरस से संबंधित होने वाले रोग घातक होते हैं, क्योंकि उनको आसानी से उसके सिम्टम्स नज़र नहीं आते, आसानी से उसका ट्रीटमेंट संभव नहीं होता, क्योंकि वायरस की प्रॉपर्टी और वायरस की कार्यप्रणाली की पूरी तरीके से जानकारी नहीं मिल पाती है। इसलिए बैक्टीरिया से होने वाले रोग बहुत जल्दी ठीक हो जाते हैं। वायरस हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं और अपनी जीवन प्रक्रिया के लिए हमारी मशीनरी का उपयोग करते हैं। वायरस हमारे शरीर में प्रवेश करेंगे और हमारे ही शरीर का इस्तेमाल करके अपने संख्या को बढ़ा लेते हैं। तो नुकसान किसको हुआ? अपने को हुआ, क्योंकि उसके अंदर खुद का ऐसा कुछ नहीं होता जिससे कि वो अपनी संख्या को बढ़ा सके। यदि वो वायरस ऐसा करता तो शरीर के बाहर भी तो कर सकता था, नहीं। लेकिन कोई भी वायरस किसी सजीव कोशिका में या लिविंग सेल में इंटर होगा, प्रवेश करेगा, तभी अपने गुण को शो करता है। तो वायरस हमारे शरीर में घुसकर हमारे ही शरीर की ऊर्जा का इस्तेमाल करके अपनी संख्या को बढ़ाता है और अपने अंगों को या अपने ऊतकों को डैमेज करता है, उसे नुकसान पहुंचाता है, जिससे कि हम बीमार पड़ जाते हैं और आसानी से दवाई नहीं मिल पाती, और कुछ लोग किस कंडीशन में मर भी सकते हैं। इसलिए वायरस हमारे शरीर के लिए ज़्यादा घातक होते हैं। इसका अर्थ यह है कि आक्रमण करने के लिए अपेक्षाकृत कम वायरस विशिष्ट लक्ष्य होते हैं। इसका अर्थ क्या हुआ? आक्रमण करने के लिए अपेक्षाकृत कम वायरस विशिष्ट लक्ष्य होते हैं, यानी वायरस होते तो कम हैं, इनकी संख्या और प्रॉपर्टीज कम होती है, लेकिन जितना होते हैं उतना शरीर को घातक नुकसान पहुंचा सकते हैं और पहुंचाते भी हैं। इन सीमाओं के बावजूद अब प्रभावशाली एंटीवायरल औषधियाँ भी उपलब्ध हैं, लेकिन फिर भी हमारे जो जीव विज्ञान के जो साइंटिस्ट हैं, हमारे दुनिया के अंदर जो वैज्ञानिक हैं, हमारे जो डॉक्टर्स हैं, उन्होंने बहुत सारे प्रकार की वैक्सीन्स बनाने का प्रयास किया है। कोरोना तो चलो अभी फ़िलहाल का एक नया मुद्दा है, नया टॉपिक है, लेकिन पहले भी जितने प्रकार की वायरस से होने वाली जो बीमारियां हैं, तो बहुत सारे जो ज्ञानी लोग थे, जो डॉक्टर्स थे, जो साइंटिस्ट थे, जो औषधि विज्ञान के बड़े बड़े लोग थे, उन्होंने मेडिसिन बना रखी हैं। कैसी? एंटीवायरल औषधियाँ। तो आज हमें एंटीवायरल औषधियाँ भी आसानी से मिल जाती हैं, यानी वायरस से भी हमारे जो रोग होते हैं उनको भी हम ठीक करने की क्षमता रखते हैं। ये अलग बात है कि फ़िलहाल कोरोना का है जो कहर इतना है कि उसकी कोई मेडिसिन नहीं मिल पा रही, लेकिन समय रहते इसकी मेडिसिन भी मिल जाएगी, क्योंकि थोड़ी सी टफ होती है। बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, फंगस, कवक, इनके मुकाबले देखा जाए तो वायरस से होने वाले रोगों की जो औषधियाँ हैं, जो मेडिसिन हैं, जो दवाइयाँ हैं, वो थोड़ी डिफ़िकल्ट मिलती हैं। उदाहरण के लिए HIV संक्रमण को नियमित करने की औषधि हमारे पास है, कुछ हमारे पास ऐसी मेडिसिन हैं जिससे HIV वायरस को हम कंट्रोल कर सकते हैं। हालांकि उपाय बहुत ज़्यादा हैं कि HIV वायरस को हम बॉडी के अंदर जाने ही नहीं दें। तो यौन संपर्क जो हैं वो बड़े सावधानी से किए जाएं, आलिंगन को सावधानी से किया जाए, ब्लड का डोनेशन, एक आदमी से दूसरे आदमी में जो रक्त का अध्ययन किया जाता है तो रक्त समूह की जांच करके देखा जाएगा। यदि किसी आदमी के एड्स रोग है और उसका खून यदि स्वस्थ व्यक्ति को चढ़ा दिया जाए तो उसके भी एड्स हो जाएगा। तो हम ऐसी चीज़ों की थोड़ी सी बचाव है, सावधानी रखेंगे तो रोग नहीं हो सकते हैं, या रोगों के होने से हम बचा सकते हैं। इस प्रकार से हमने कुछ सिम्टम्स के बारे में पढ़ा कि कौन से जो सूक्ष्म जीव हैं जो हमारे शरीर को ज़्यादा घातक होते हैं या ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकते हैं। 4 सूक्ष्म जीवों का जिक्र हम कर रहे हैं हर बार। पहला वायरस,
दूसरा जीवाणु यानी बैक्टीरिया, तीसरा फंजाई यानी कवक और चौथा है प्रोटोजोआ। और चारों में सबसे घातक कौन से होते हैं? वायरस से होने वाली जो वायरल डिजीज़ हैं वो ज़्यादा घातक होती हैं। तो इस प्रकार से आज इतना ही पढ़ेंगे, इससे आगे हम कल पढ़ते हैं। अच्छे तरीके से पढ़ते रहिए लगातार। बेस्ट ऑफ लक बेटे, और कंटिन्यू पढ़ाई जारी रखिए, इसी प्रकार से पढ़ते रहो। तो आज हमने क्या क्या पढ़ा है वो चीज़ें एक बार दोबारा से आप रिवाइज कर सकते हो। एंटीबायोटिक्स के बारे में भी इसमें पढ़ा हमने, एंटीवायरल के बारे में भी पढ़ा। कौन से एंटीवायरल औषधि बनाना कठिन होता है एंटी बैक्टीरियल की अपेक्षा यदि देखा जाए तो एंटीवायरल औषधि ये थोड़ा मेन मुद्दा था, इसलिए इसको दोबारा से हम रीफोकस कर रहे हैं। एंटीवायरल औषधि बनाना कठिन है बजाय किसके? एंटीबैक्टीरियल के। तो आज का हमारा टॉपिक था उपचार के नियम, जिसको हमने कंप्लीट किया है। तो आप इसको अच्छे से पढ़ेंगे, इस पर स्मरण। तो आज के इस टॉपिक को यहीं ख़त्म करते हैं। यहाँ ये अपनी लास्ट लाइन है, कल अपन इससे आगे शुरू करेंगे। ठीक है बेटे, थैंक्स, बेस्ट ऑफ लक, लगातार पढ़ते रहिए।